एंड वेलकम टू एवरीवन। तो बच्चों, आज ये रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणित विधि है चैप्टर नंबर 3 का। इसके पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 बता चुका हूं। तो अभी तक इसके पहले आपने ग्राफी विधि देखा, लेकिन उसमें कहीं कहीं ये प्रॉब्लम हो जाती थी। जैसे आप जब ग्राफ इसको प्लॉट करते थे इस पे, तो जैसे सपोज करो x का नंबर आपको ये मिल गया, x बराबर मान लो 3.333 ऐसे, या अगर ऐसा नंबर मिल गया x बराबर मान लीजिए आपको √2 आ गया, तो इसका जो हल है वो आपको उसमें प्लॉट करने में रैखिक समीकरण मुश्किल होगी, क्योंकि आसानी से जो नंबर अगर पूर्णांक नंबर है तब तो ठीक है उसमें, लेकिन जैसे x बराबर 2 आ गया और ये y बराबर इसका हल मान लो आ गया y बराबर √3, तो अब इस √2 को आप जब इस पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको मुश्किल आ सकती है। तो इसको हल करने के लिए जो सबसे अच्छी ये जो बीजगणित विधि है वो बहुत सूटेबल है। उसके लिए आपको ये नंबर आप कितना x का आएगा y का बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और उसमें अगर ये मान लीजिए ये नंबर अगर आपको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वो पॉइंट ये आया, तो उसमें ढूंढने में आपको ये लिखने में बहुत मुश्किल होगी। तो उसी के हल के लिए आपको ये बीजगणित विधि जो है ये आपको बहुत ही परफेक्ट नजर आएगी, एकदम पूरी पूरी। अब आप जरा इसको देखें, ध्यान से देखें। मैंने इसके लिए ये रैखिक हल करने की बीजगणित विधि में ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसके पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें आपको एक बीजगणित विधि आती है वो भी बताया गया था। तो वो अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उस पर कमेंट में हमको कहेंगे, पूछेंगे, आपको इसको जानना चाहते हैं, तो वो भी हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। है कुछ नहीं उसमें भी, लेकिन चूंकि आपके इस सिलेबस का हिस्सा ये सिर्फ है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो आप इसको देखें और ध्यान से। और जैसे मैंने पहले आपको ये बताया है कि एनसीईआरटी मैथ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जरा इसको देखें, इस समीकरण को। ये समीकरण एकदम जो है आपको ये नंबर में आपको पूर्ण संख्याओं में दिया हुआ है। इस समीकरण को जरा ध्यान से देखें, s/3 t/2 ये नंबर आपको मिल गया, यानी फ्रैक्शन में 1/3 1/2 आ गया, ये भिन्न में आ गया। तीसरा सवाल अगर ये देखें आपको, इसमें आपको एक नंबर ये आपको मिल गया डेसिमल में, दशमलव में मिल गया है। और ये चौथा सवाल ये आपको अंडर रूट मिल गया, कड़ी मिल गया है। तो हमारा कहने की जो हम ये इसकी तारीफ बताते हैं एनसीईआरटी की ये है कि जो आप इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं हर सवाल लगाएं, और उसे अब जो आपको लेखक वाली किताबों में बस होता क्या है, जैसे इस टाइप के सवाल इसमें कई आपको दिया हुआ है, तो आपकी एक उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप इसको एक सही से समझेंगे, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं सब आप हल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखें, और इसी में हम आपको इसी उसमें क्वेश्चन में हम आपको विलोपन विधि बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 6 क्वेश्चन हैं और इसकी अगली जो प्रश्नावली है उसमें 4 है। एक में आपको प्रतिस्थापन विधि, दूसरे में विलोपन विधि हल करने को बताया गया। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बहुत आराम से कलम कापी लेके बैठें और इसको देखें ये कैसे हल होंगे। आपको सब टाइप क्वेश्चन, जिसे आपको ये फ्रैक्शन 1/3 है और यहाँ आपको ये नंबर आपको दशमलव में दिया है, ये करड़ी में दिया है, यानी हर टाइप के सवाल इसने दे दिया है। और इसी के अंदर एक चीज ये भी दी गई है कि आपको कौन सा समीकरण ऐसा होगा जिसका हल ही नहीं होगा। जैसे इसके पहले आप एक मैथमेटिकल टूल होता था, आप इसके पहले a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 करके ये बता सकते थे कि रेखाएं दोनों बाइसेक्ट यानी ये प्रतिच्छेद कर रही है। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 करके c1/c2 नहीं है तो आप कह देते इसका कोई हल नहीं है। और तीसरी विधि जो थी, आपको ये करते थे कि आप तीनों अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो आप इसको कह देते थे अनेक हल होंगे। अब आप इसको एक मैथमेटिकल टूल वो भी लगा के चेक कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको हल करने देखें, अभी इस प्रतिस्थापन विधि जब हल करेंगे वो अपने आप बता देगा कि इसका हल है या नहीं है, अनेक हल है या अद्वितीय हल यानी एक एक हल है। चलो तो हम शुरुआत कर दें पहले आपको पहले क्वेश्चन की तरफ से। जरा इसको ध्यान देखें, आप इसको लिख लेंगे, ये आपको दिए पहला सवाल में लिखेंगे दिया गया समीकरण, ये आप इसको लिखेंगे
ये आपको चूंकि दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन रहेगा, आप इसमें यहां लिख देंगे ये आपने लिख दिया क्या, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो ये आपको इसको इसको लिख देंगे, ये नंबर 1 समीकरण और ये नंबर 2 समीकरण। चलो जरा ध्यान देखें, तो आपको जैसे ये आपको परफेक्ट नंबर वाले सवाल आए, यानी आपको कहीं x/2 नहीं लिखा है, y/3 नहीं, ये आपको सीधा सीधा सवाल है, तो जब ऐसे सवाल मिले तब कैसे हल करेंगे ये देखिए। तो ये तो क्वेश्चन कुछ देखने में आपको दिख रहा है कि यहाँ भी इसका x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है। यहां आपको समझने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम जब ऐसे ऐसे सवाल आ जाएंगे, जरा ध्यान देखें, ऐसे अगर आ गए, सपोज करो आपको लिख दिया गया 3x और प्लस 2y बराबर 5 और 5x माइनस 4y बराबर 1। अगर इस टाइप के सवाल आ गए तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस टाइप के सवाल तो ये है, गुणांक आपको एक एक ही है, कुछ नहीं। अगर देखें भैया, इसका इसका हम अंतर बता देते हैं, इसको आप हल करेंगे, फिर इसको, ये तो बहुत ही आसान है, इसको जरा देखेंगे। तो जैसे ये सवाल है, तो इसमें भी x का गुणांक 1 है, y का गुणांक है, x का गुणांक, y का गुणांक, यहां कुछ भी एक कोई समीकरण आप ले लेंगे, चाहे पहला या दूसरा, जिसका गुणांक 1 है, यहां तो सभी में है, यहां आपको सोचने की जरूरत नहीं। यहां देखेंगे तो इसको आप लिखेंगे ये, जैसे आपने लिखा समीकरण मान लीजिए 1 से, यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 से। इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक अपनी जगह पर रहने दें, यहां लिखें x, ये दूसरा वेरिएबल जो है इसको उधर उठा के फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये जानते हो प्लस है, जब पक्षांतर के उधर जाएगा माइनस। इसको आप ले लेंगे समीकरण 3। ठीक, अब आपको यहां भी इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ये x की वैल्यू जो आपने निकाला, x बराबर ये इसमें y के पदों में, हमेशा चाहे आप y बराबर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई जरूरी एक ही हो, लेकिन आप हमेशा जब ऐसे प्रश्न हल करें तो कोशिश करें कि x की जो गुणांक 1 है उसी को किनारे रखें। अगर नहीं भी है, जैसे ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं भाई आपको, तो आप उसको बनाएंगे x बराबर, चलो ठीक है, ये x बराबर 3, इसको उठा करके दूसरे समीकरण रख देंगे। यहां पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जहां x है उसी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहां पे x है तो यहां पे रखेंगे 14 माइनस वाई, ये हो गया माइनस वाई और बराबर ये 4, तो ये हो गया 14 माइनस वाई बराबर 4। माइनस एक मिलकर -2 और ये 4 है, इस ये 14 उधर ले जाएंगे, यहां प्लस है, ये हो जाएगा इधर माइनस। अब आप इसको जब हल करेंगे आगे, ये -2y, 4 में 14 घटेगा -10। तो इसको आगे देखें, जब ये हल करेंगे आप यहां पे, ये y बराबर हो जाएगा -10 बटे -2, 2 5 ये हो गया आपका 5। इस 5 की y का मान उठा करके फिर समीकरण 3 में रख दें, खत्म कहानी, बस इतना है। तो y बराबर 5, अब यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जहां पे y है वहां 5 रख देंगे, तो x बराबर हो गया 14 माइनस 5 बराबर
ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, तो ये x बराबर 7 हो गया, y बराबर 5। तो ये आपको ओवरऑल मिल गया x बराबर 7, y बराबर 5। ये जो आपने हल करके ये आंसर निकाला है, ये हो सकता है गलत भी हो, इसको उत्तर की जांच आप कर लेंगे। ये x और y की वैल्यू आप समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, चेक करेंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तब तो उत्तर आपका सही है, अदरवाइज जान लेना कहीं कुछ हमसे गलती हुई है। ठीक, अब देखो हम इसको चेक कर दिखाते हैं। यहां पे x जगह पे 7 रखो और प्लस 5। देखो ये पहले में ही 14 में 5 गए 9 होता, सॉरी, ये देखो ये पहले से आपने जांच करने जैसे रखा वैसे ही मालूम हो गया आपको कि ये आपने, ठीक, x बराबर 9 और y बराबर 5। अब यहां देखो 9 रखा और 5 रखा, 14 आ गया, और 9 में 5 गए, ये देखो 4 बच गया। ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, ये ध्यान रहे। ऐसा कुछ ये नहीं कि एक ही समीकरण रखो आपको एक आ गया दूसरा नहीं, दोनों में भी वो सेटिस्फाइड होना जाना चाहिए। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। अब जरा ध्यान दें, ये समीकरण तो बहुत ही आसान था ये सवाल, लेकिन क्वेश्चन आपको इस जब ऐसा दिया हो ये, तब आप इसको कैसे करेंगे ये जरा देखें इसको। तो अगर हम इसको रफ में थोड़ा दिखा दे रहे हैं, इस तरफ देखें अगर ध्यान से, तो इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो हमने कहा कोई भी एक समीकरण ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने समीकरण 1 दिया, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं गुणांक एक ही हो। तो यहां आपने लिखा 3x और प्लस 2y बराबर 5। तो इसमें चाहे x को यहां रखें या y के, तो चलो हम इसको यहां पे 3x है, 3x और बराबर यहां किया 5, और इसको उधर उठा के लेंगे -2y। मैंने ये बताया है हमेशा कि हमेशा x का जो गुणांक है वो एक ही रहना चाहिए जो आप बराबर कर रहे हैं। तो जैसे सपोज करो ये 3 है ना, 3 से दोनों तरफ आप इसको भाग दे दें, तो ये x बराबर हो गया 5 -2y बटे 3। यहां आप 3 का भाग देंगे, 3 3 कट जाएगा। इस वैल्यू को जो ये है, ये समीकरण 3 बनेगा। इसका मान उठा करके यहां रखेंगे। सपोज करो इसी सवाल में अगर ऐसा दिया होता, मान लो ये आपको ना दिया होता, ये आपको यहां पे कह देता 3x और प्लस y बराबर 5। अब आप पहले जब जैसे सवाल आपको देखेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कहां इसका गुणांक 1 है। अब आप यहां 3x बराबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा सीधा तब y बराबर रखेंगे। यहां y बराबर करेंगे 5 -3x। इस इससे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसानी होगी। जो आपका गुणांक 1 दिखे उसी की जगह पर रखो। यहां चूंकि यहां इसका गुणांक 3 है, 2 है, इसलिए कोई भी रख सकते हो, यहां तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे सवाल जब मिले आपको कि गुणांक 1 है, उसको अपनी जगह पर रखें, दूसरा पक्षांतर कर दें, इस वैल्यू को उठाकर यहां रख देंगे। बाकी जितना सिस्टम है आपको जितना ये किया गया वैसे ही करना है। तो चलो ये क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसको आप इसको मैंने मिटा दिया, ये रहा। तो इसको फिर एक बार ध्यान से देख लें। तो जब भी ये क्वेश्चन आए आपको इसमें समझने की ज्यादा मैंने कहा जरूरत नहीं, एक रखे बराबर, दूसरा y के पदों में रख दें। हाँ, इस समीकरण 3 का मान उसी में फिर ना रखना दोबारा समीकरण 1 में। अब आप दूसरे समीकरण में रखेंगे, जैसे ये 3 बना है तो इसका मान अब यहां रखेंगे, ये पहले वाले से बना है। तो अब इसकी वैल्यू रखा हमने, यहाँ पे y का मान आ गया 5। इस 5 के मान हमेशा 3 में रख देंगे, और जैसे 3 रखेंगे यहाँ आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ। और ये शर्त ये है कि जब जो नंबर आए आपको यहाँ रख के, देखो अभी मैंने किया था ना इसके पहले, ये 7 गलती कर दिया, 14 में 5 7 बचा दिया। अब ये यहाँ पे जैसे ही रखोगे ये आपको नंबर नहीं आएगा, ये आपको लाल सिग्नल देता रहेगा, ये बराबर नहीं आएगी। जैसे ही जब ये आना चाहिए कि 9 5 14, और यहाँ पे घटने भी 4 भी आना चाहिए, दोनों समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब यही होता है, ये दोनों समीकरण को अडॉप्ट करो। चलो अब हम आते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ।
तो दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, देखें ये आपको दिया एस माइनस टी बराबर 3 और यहां एस बाई 3 प्लस टी बाई 3 इक्वल टू 6। ठीक, ये समीकरण हो गया 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो, सॉरी ये इस तरीके फ्रैक्शन अगर भिन्नों में दिया है तो आप इन दोनों का लघुत्तम जो है उससे सब में गुणा कर दिया करें, ये आप निकाल दें यहां से नीचे जो फ्रैक्शन है। ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं, आएगा तब भी, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद अगर फ्रैक्शन मुश्किल हो तो समीकरण 2 में इसी का गुणा कर दें, किसका, 6 का। 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है, 6 का दोनों तरफ गुणा कर दें। तो यहां लिख दें समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर, जैसे ही आप 6 के यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6s/3 और प्लस 6t/2, 6 इंटू 6, या करके यहां इसको आप बढ़ा सकते हैं। 3 2 जा ये 2s माइनस 2 3 जा टी और बराबर ये 36। इसको आप समीकरण 3 मान लें बस। ऐसा नहीं कि इसको ये आपको जो फ्रैक्शन था वो निकल के खत्म हो गया अब यहां से। अब आप देखो इसको और ये समीकरण को, क्योंकि इसी समीकरण से ये बना है। ठीक, अब आप देखें इसको, इस समीकरण लेके इसमें देखो यहां पे 2 गुणांक है, यहां 3 गुणांक है, इसको न छेड़छाड़ करें, अभी जैसे के तैसे रहने दें। इसको पकड़ें क्योंकि इसका भी गुणांक 1 है, इसका तो हमेशा मैंने कहा उसको पकड़ना जिसमें गुणांक 1 मिल जाए आपको। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां हो गया एस माइनस टी बराबर 3। मैंने कहा आपको चाहे इसको ले चाहे इसको, तो एस अपनी जगह रहने दो, 3 इधर फेंक दो, तो ये हो गया आपका एस बराबर 3 प्लस टी। इस समीकरण को आप मान लें 4 बस। बाकी आपको जैसे इसके पहले आपने किया, इस समीकरण का मान यहां रख देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर जहां आपको एस मिले ये रख देना। तो यहां देखो इसमें जब रखेंगे 2 लगा हुआ है, उसके एस की जगह पे आप ये रखेंगे 3 प्लस टी और प्लस 3t इक्वल टू 36। इसका अंदर गुणा कर दे, 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देखें इसको, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 और 3 टी मिलकर के ये 5t हो गया और बराबर ये 36 है। इस नंबर को उधर ले जाएंगे क्योंकि नंबर नंबर साथ जुड़े घटे, ये -6 यहां प्लस है यहां माइनस हो गया, तो ये बचा आपका 30। तो ये आप इसमें t बराबर करेंगे, इसका 5 के यहां भाग हो जाएगा, ये हो गया आपका अब इस t की वैल्यू आप उठा करके यहां रख दें समीकरण 4 में, तो ये हो गया t का मान समीकरण 4 में
रखने पर इस पे आप रखने जा रहे हैं। उसके बाद ये हो गया एस बराबर 3 प्लस टी यानी 6 बराबर ये हो गया 9। एस बराबर हो गया 9। अतः एस बराबर 9 और टी बराबर 6। ये आपका आंसर हुआ। आप जरा ध्यान दें, इस वैल्यू को यहां जरा पुट करके देखें। इस पे एस के मतलब 9, 9 में 6 गए 3। एस यहां 9 रखोगे, 3 त्रिका 9, 3 एस हो जाएगा। सॉरी, एस यहां 9 रखोगे, 9/3 यानी हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 हो जाएगा। और यहाँ टी का मान 6 रखोगे, ये भी हो जाएगा 3। तो 3 और प्लस 3 बराबर 6, यानी दोनों समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए उत्तर हमारा करेक्ट है। तो हमारा ख्याल, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले आप इसका लघुत्तम लेकर के इसको फ्रैक्शन निकाल दें ऊपर से। जिसे मैंने ये किया, 6 का गुणा किया, फ्रैक्शन काम खत्म हो गया। अब इस फ्रैक्शन, अब यहाँ पे समीकरण जो पहला वाला था और तीसरा आपके, क्योंकि इससे इसको मैंने बनाया है, अब इसको ना देखेंगे। तो ये हो गया एस माइनस पहले समीकरण माइनस टी, और यही जो है इसका मान उठा करके समीकरण 3 में रख दिया गया। जब 3 में रख दिया गया, ये आंसर हमें मिला। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। इसको जरा ध्यान से देखना। ये दिखने में एकदम सेम वैसे पहले जैसा है, लेकिन इसको समझना क्या है वो आप देखें जरा इसको। तो आपको दिया गया समीकरण ये है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये आपका हो गया पहला समीकरण। और दूसरा आपका है 9x और माइनस 3y बराबर 9। ठीक। तो मैंने बताया इसमें दोनों समीकरण में जिसका गुणांक 1 मिले, जिससे ये है इसका गुणांक 1 है, इसी समीकरण में पकड़ लेंगे। इसको ना देखेंगे अभी। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहां आप लिखें 3x माइनस वाई बराबर 3। अब y को अपनी जगह पर रखेंगे। इसको ये हो गया माइनस वाई 3, ये उधर गया माइनस 3x। ठीक। ऋण का सब में गुणा कर दें, ये ऋण यहां न रहने पाए। तो ये हो जाएगा यहां पे y बराबर, इसका चिन्ह बदल गया, -3 प्लस 3x, या करके y बराबर 3x माइनस 3। इसका मान उठाकर ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। जैसे आपने इसके पहले किया है, y का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दो। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जहां पे y है वहां पर आप यहां पर रख दें। तो ये हो गया 9x माइनस 3। y की जगह पर आप रखने जा रहे हैं ये 3x माइनस 3, और बराबर आपको दिया हुआ है 9। तो ये हो जाएगा 9x, अब 3 के यहां गुणा करें, 3 3 का 9, और ये ऋण ये कोष टूटा, ये प्लस हो गया, 3 3 का 9 बराबर 9। ये आपको देखें। अब आप ये सोचेंगे कि यहां तो x की वैल्यू ही नहीं निकली। तो ये बिल्कुल आप इसको सही समझ रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, इसके पहले जो प्रश्नावली बताया गया है कि a1/a2 करो, b1/b2 और c1/c2, आप देखेंगे यहाँ 1/3 1/3 1/3। तो आप जब इसमें बराबर आता तो आप लिखते थे कि इसके मान जो है अपरिमित रूप से अनेक होंगे, यानी ये संगत रेखाएं होंगी, एक ही रेखा है ये। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, दोनों नंबर बराबर आ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि 9 9 के बराबर होता है। अगर ये चीज आ गई तो आप, अगर ऐसी ये कंडीशन, यहां वैल्यू आपकी नहीं निकल पाई, तो आप यही से लिख के छोड़ देंगे। अब यहां से एक अद्वितीय वैल्यू एक्स वाई कैप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो एक ये रेखा है
वही ये रेखा है। तो इसी के ऊपर जब चढ़ के जा रही है, हर जगह हर बिंदु टकरा रहा है एक दूसरे से, तो यहां लिख देंगे जो कि सत्य है। ये बात सही है कि 9 9 के बराबर होता है। अगर यहां पे आता है तो यहां वैल्यू ना निकालेंगे, जो कि सत्य है। जब ये बात हो जाए तो आप यहां नीचे लिख देंगे अतः x और y के मान अनेक होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे। बस ये कहानी खत्म हुई, क्योंकि x की y की एक एक वैल्यू नहीं निकाला। इसकी वजह ये है कि ये और ये अगर इसी समीकरण 3 का हम गुणा कर दें, देखो ये समीकरण बन जाता है। जब ये कंडीशन ऐसी हो तो मैंने इसके पहले बताया था कि दोनों रेखाएं जो है वो संपाती हो जाती हैं। तो इसमें कोई एक एक्स वाई की कोई अद्वितीय वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। इसलिए यहां पे यहां इतना करके छोड़ देंगे ऐसी समीकरण में। ये इसलिए बताना इसको बहुत जरूरी था कि जब आपको ये नंबर अगर सत्य आ गया, कहीं आपको ऐसे ही मिलेगा भी कि ये 9 रहे, ये 8 आ जाए। अगर सपोज करो ये नंबर कट गया, अगर यही कंडीशन आप देखें सेम सेम सवाल में, अगर ये नंबर कट गया, यहां जो 9 है इसकी जगह पे कोई और नंबर आ गया, यहां मान लीजिए 9 की जगह पे ये यहां पे इस जगह इस 9 को मैंने 10 कर दिया, तो 9 10 के बराबर तो होने की, तो तब यहां लिखेंगे जो कि असत्य है, अतः एक्स वाई का कोई मान नहीं होगा, यानी रेखाएं दोनों पैरेलल हो जाएगी। बस इतना अंतर है। कभी आपको इस टाइप का सवाल अगर आएगा तो हम आपको बताएंगे, बाकी हल आपको जो सिस्टम है आप उसी तरीके से करेंगे सब। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से। अब आप आते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें तो आप इसको लिखेंगे जिसे आप लिखते हैं इस क्वेश्चन में भी आप देखें, ये आपको जो दशमलव दिया है, वैसे आप बगैर इसको पूर्ण संख्या बनाए भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि अगर आपको ये दशमलव दिया है तो किसी ऐसे नंबर से गुणा कर दें जो ये दशमलव आपका खत्म हो जाए, निकल जाए यहाँ। तो अगर ये समीकरण में आप 10 का गुणा कर दें और इसमें भी 10 का गुणा कर दें, तो आप देखेंगे ये दशमलव निकल करके यहाँ पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो सीधा सीधा लिखते हैं समीकरण 1 व 2 में 10 का ठीक 10 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां भाग के चला आएगा। तो अगर लिखना चाहें आप ऐसे लिख दें 10 और 0.2x प्लस 0.3y बराबर 10 1.3 और यहां पे 10 0.4x प्लस 0.5y बराबर 10 गुणे 2.3। इसको या करके आप ऐसे बना दें, इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस इसमें 10 का गुणा करेंगे, ये दशमलव इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 3y और बराबर ये हो जाएगा 13। और इसको या करके आप बना देंगे ये 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक, इतना करने के बाद
आप इसमें देखो, यहां भी किसी का गुणांक एक नहीं, यहां भी, तो आप समीकरण ये एक ले करके ये 2x बराबर करेंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे, और बाकी आप जैसे इसको इसके पहले हल किए पहला क्वेश्चन, यहां आप इतना लिखेंगे जरूर, समीकरण, इसको ले लें, समीकरण 3 से, तो ये हो गया 2x 13, 2x अपनी जगह पर रखें, ठीक, x बराबर हो गया 13 माइनस 3y बटे 2। इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 4 में रख देना है। अब आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं आए क्योंकि जहां पे एक्स है वहां भी ये रख देना, बस इतना। बाकी आपको जैसे आपने पहला नंबर क्वेश्चन किया उसी तरीके से हल करना है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, इस समीकरण रखना है, ये समीकरण 4 में, जैसे ही समीकरण 4 रखेंगे ये y की वैल्यू निकल के आएगी, उस y की वैल्यू फिर उठा करके इसमें रख देना। तो ये रहा आपका इतना, ये मैंने ये दशमलव जहां भी सवाल हो उसको ऐसे गुणा करके ये आपको इसको फ्री कर देना दशमलव, ये आपको हल करने में आसानी मिलेगी। अगर दशमलव को आप गुणा भाग करने में मुश्किल होती है तो अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। चलें, अब इसके साथ इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जो आपको करड़ी बेसिस पे है, इसको यहां तक हल करेंगे, अगर फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी आप इसको कमेंट में लिखेंगे तो इसको हम आगे दिखाएंगे आपको, सेम इसको एक नंबर जिसे हल करना है, इतना मैंने दिखा दिया। इस x की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखना है। चलो ठीक है, अब आप देखेंगे इसको, ये जो करड़ी वाला सवाल है, ये देखो, ये आप लिखेंगे √2x और रूट जहां ये करड़ी सवाल हो, यहां देखें, मैंने ये बताया है कि इसको हमेशा एक गुणांक बना लेंगे। जरा देखो इसको करड़ी वाले सवाल कैसे हल होते हैं, जरा ये भी देख लेना। तो ये हो गया समीकरण 1 से लिखे पहले, जैसे आप इसको पहले किए हैं, यहां पे लिखे समीकरण 1 से, तो यहां किसी का गुणांक एक तो है नहीं, यहां √2 है, यहां √3, तो चाहे जो नंबर आप लेंगे, ये लेंगे या, तो ये हो गया √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको अपनी जगह पर कह दें, इसको उधर उठा फेंक दें, तो यहां हो जाएगा √2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में √3y। यहां √2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, इसका गुणांक एक आना चाहिए, मैंने बताया। तो ये हो गया √2 अपान √2 x बराबर माइनस √3 अपान √2, दोनों तरफ मैंने भाग दे दिया। इसके भाग देने का मतलब यह है कि ये आपको खत्म हो गया, हमेशा गुणांक ये आ गया x बराबर माइनस √3 अपान √2, इसका मान उठा करके यहां पर रख देना है आपको। नहीं, समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया, इसका मान यहां रखेंगे तो ये हो गया √3, x जगह भी ये रख देंगे, ये ब्रैकेट से माइनस √3 अपान
2 और माइनस √8y बराबर 0। तो जब इसका √3 का गुणा करेंगे, 2 बार होता है √3, तो ये √3 हो जाता है। लेकिन ऋण और धन का गुणा ऋण, ये हो गया 3/2 माइनस √8y बराबर 0। अब इसको पक्षांतर के उधर ले जाए तो ये माइनस √8y बराबर, सॉरी ये देखने पे यहाँ पे y नहीं हम रख पाए, ये इसका मान, ये y यहाँ पे ये y है। अब यहां पे ये हो गया y, ठीक। इस पे जब रखा मैंने ये x, तो ये हो गया। अब इसका जब गुणा करेंगे यहां पे ये y और ये हो गया, 1 मिनट, अब इसको जरा देख लें। ये y इसमें कॉमन हो गया, दोनों तरफ है। ये बचा यहां 3/2 माइनस √8 बराबर 0। सॉरी, ये √2 होना चाहिए था, ये √2 है और यहां पर ये √2 है, ठीक। अब इसका जरा लघुत्तम लेके हल करें। देखो ये y हो गया और यहां पे इसका लघुत्तम हो गया √2, ये हो गया 3 माइनस √2 √8। जरा इसको इधर समझ लें, √2 और इंटू √8, तो ये 8 दूनी 16, इसका मतलब 4। तो ये समझ गए ना, √2 √8, ये √16 के वर्गमूल 4 हो गया। यहाँ पे ये हो गया 16, तो इसका तिरछा जब गुणा हो गया तो 3 में 16 गए और ये माइनस 13, y बराबर 0, 4 गए, ये हो गया माइनस y, ये इधर तिरछा गुणा हुआ 0, या y बराबर 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इस y बराबर 0 का मान उठा करके आप इसमें रख दें, समीकरण ये है। यहां तो मैंने इसको ठीक किया नहीं, ये हो गया। इस y का मान समीकरण 3 में रख दें और जैसे ही आप 3 में रखेंगे, देखें y बराबर 0 यहां जब रखेंगे तो यहां 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका भाग जब इधर होगा, ये भी तो है ही है, x बराबर इतना, सॉरी ये एक मिनट बस सही है। ये समीकरण, इसको लिखने, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जहां पे ये है वहीं पे ये वैल्यू मैंने रख दिया इसमें समीकरण 2 में। अब आप देखेंगे y बराबर 0 आ गया। y बराबर 0 उठा करके यहां जब रखोगे तो ये 0, इसका गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी ओवरऑल ये x और y दोनों का मान 0 आ गया। तो ये आप करेंगे y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, जैसे ये रखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये भी x बराबर। तो अगर लिखना चाहें आप यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं ये इस तरीके से कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो यहां हो गया x बराबर माइनस √3/√2 और गुणे ये 0, ओवरऑल ये सब 0 हो गया। तो यहां लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, ये इसका हल हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये 5वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब 6वां क्वेश्चन आपको इसमें हमने बताया, जैसे आपने इसमें फ्रैक्शन किया था, ये 3 दूनी 6, इसका लघुत्तम हो गया, 6 से गुणा कर दें।
तो ये समीकरण इसमें आपको पूर्ण संख्याओं में आ जाएगा। ऐसे इसमें 6 का गुणा कर दें, इस दोनों समीकरण को बनाएंगे, फिर आप आगे क्रिया जितना है आपको समीकरण नंबर 1 जैसे करेंगे। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम इसको फिर जो है दोबारा इसको हल करके बताएंगे, और इसके बाद आप देखेंगे इसकी विलोपन विधि। जितने सवाल है जब हम विलोपन विधि बता दें तो हर प्रश्न को आप विलोपन विधि भी हल करना सीखें। ये आपको हल करने के लिए भी आपको कभी कभी ये 4 नंबर में क्वेश्चन रहते हैं, ये ध्यान रहे। तो अगर आपको कहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी फिर आपको कमेंट करके बता सकते हैं। और जस्ट इसके बाद ही अभी आपको इंटर क्लास शुरू हो जाएगी, विधिवत आप उसको देखेंगे। और उसके एकदम बस ये फर्क ये है कि जैसे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, इंटर के मैथ में जरा आप इसको हट करके देखेंगे, वहां एज ए यूनिट आपको पढ़ाया जाएगा। और कैसे पढ़ाया जाएगा उसकी रूपरेखा भी हम बताएंगे। अब आप एकदम कलम कापी लेके बैठेंगे, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से वो सब कुछ चलता रहेगा, और आप 90+ मैथ में आराम से निकाला जा सकता है। बस ये आप कलम कापी लेके तैयार रहेंगे। और इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।